भाई सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और इस हफ्ते फिर 5 दिन करना है कामकाज। पर ठीक है, साथ बना रहेगा तो आसानी से सफर कटता चला जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन इस बीच भारतीय बाजारों में लास्ट वीक उठापटक के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। वो पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर, ज्यादातर हफ्ते पिछला जो था टोन पॉजिटिव थी। भारतीय बाजारों की संभलने की कोशिश कर रहे थे, पर जाते जाते वो फाइनल सेशंस में डिक्लाइन ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। तो दरअसल वीक ऑन वीक मार्केट्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। निफ्टी में 44 अंकों का दबाव, 1/4% कमजोर थे वीक ऑन वीक। निफ्टी बैंक उसके सामने बेहतर स्थिति में था। यह अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी जो अब संभल रही है। 400 पॉइंट तक का उछाल था। जहां निफ्टी 1/4% दबाव में था, यह पॉकेट 3/4% से ज्यादा उछाल दिखा रही थी। एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू करती हुई ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए की लास्ट वीक बिकवाली हुई है कैश मार्केट में, पर डीआईएस ने बढ़िया 8,500 करोड़ रुपए के आसपास का कैश इन्फ्यूजन करा है। पर हुआ निफ्टी में 1/4% का दबाव। यह बैक टू बैक 5वां स्ट्रेट वीक हो गया है जब निफ्टी वीक ऑन वीक प्रेशर दिखा रहा है। यह आपके सामने सारे समीकरण रखती है। ऐसे में अच्छा, ये ट्रेंड के साथ जाना है, दबाव के साथ जाना है, या रिवर्सल की कोई उम्मीद है रिवर्सल को प्ले करने का मन बनाया जाए, इस पे आगे आएंगे, बातचीत करेंगे इस हफ्ते। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके रडार पर रखनी है आज और इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग है। लिस्टिंग के बाद से 46th एजीएम आज दोपहर 2 बजे। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, वेडनेसडे को यूएस के जीडीपी आंकड़ों का सेकेंड एस्टिमेट आना है और थर्सडे को हमारे खुद के जीडीपी आंकड़े आ रहे होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जिस पे हमें रखनी है नजर। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत क्या है? हफ्ते का आगाज बढ़िया होगा। गांधीनगर से जो संकेत आ रहे हैं 60 पॉइंट ऊपर, 1/3% की मजबूती के साथ हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। क्विकली एशिया रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद दिखाऊंगा यूएस की तस्वीर कैसी है। एशिया में मिला जुला कामकाज आपकी स्क्रीन पे होता हुआ। यह ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी वीक है, मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी इस हफ्ते होनी है 31 यानी कि थर्सडे को। खैर, यूएस के बाजार सुधरते, ये जब हो रहा है जब जैक्सन होल के वो सिंपोजियम में, इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम में, एक ही बड़ा रिस्क हम लोग वीकेंड पे कैरी करके जा रहे थे। वो रिस्क क्या था कि जेरोमी पॉवेल साहब, जय पॉवेल जो है, क्या बोलेंगे इन्फ्लेशन रिलेटेड, ब्याज दरों रिलेटेड। बोले तो कुछ कंफर्ट वाला नहीं, पर बाजार कंफर्टिंग नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जानेंगे क्या बोल गए थे और किस तरह का रिएक्शन है। ये तेजी हो रही है। तीनों बेंचमार्क्स यूएस में 2/3 से 1% की मजबूती के साथ फ्राइडे को कामकाज करते हुए नजर। और आज सुबह के फ्यूचर्स शेड ऑफ ग्रीन में, फ्लैट है, शेड ऑफ ग्रीन में ट्रेड। तो जो छोड़ा था यूएस के फ्यूचर्स, तो जहां खड़े हैं मजबूती डाइजेस्ट करनी है, इसलिए लार्जली एशिया हरा है और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी के संकेत भी हल्की मजबूती की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। नीरज जी बगल में बैठे, पॉवेल साहब की स्पीच, ग्लोबल मूड, इनसे कैप्चर करवाएंगे। वीरू बताएंगे इस मार्केट्स की रीडिंग क्या है। पिछले हफ्ते कुछ हद तक वो प्रेशर कम होता हुआ नजर आया। हाँ, समीकरण जाते जाते हफ्ते के बिगड़े। ऐसे में हम लोग की रणनीति क्या होगी और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। क्या बोले जय भैया? जय भैया वही बोले जो उनको बोलना था। उन्होंने कहा है कि रेट बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं, हायर फॉर लॉन्गर रहेगा, लेकिन अभी भी सरदर्द है। लेकिन इन्फ्लेशन में उतनी बुरी तरीके से काबू में आ रहा है, लेकिन अभी गिरावट नहीं है जो आपको डर लग रहा है। तो बात उन्होंने सारी बहुत रखी, बहुत हॉकिश पॉलिसी है। इनफैक्ट जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंकर्स थे, सब ने लगभग यही बात इको की कि सब इस बात के लिए तैयार है कि हम बढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन मार्केट ने इसको क्यों पॉजिटिव लिया? मार्केट ने इसलिए पॉजिटिव लिया क्योंकि वहाँ की जो ब्रोकरेज कम्युनिटी है, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन ये करके दिया कि जैसे गोल्डमैन का मैंने लिखा भी है कि उन्होंने ये मान लिया है कि फेड चेयरमैन ये कहना चाहते हैं कि सितंबर में हाइक नहीं होगी। एक हाइक उनकी शेड्यूल है, ड्यू है, वो अब से लेकर दिसंबर के बीच में कहीं कर सकते हैं, वो भी डेटा देख के, लेकिन सितंबर में शायद नहीं होगी। ये बात बाकायदा उन्होंने अपना एक जो नोट भेजा अपने क्लाइंट्स को, उसमें लिखा है।
तो मार्केट को ये सारी चीज़ें मालूम तो थी कि इतनी हॉकिश पॉलिसी हो सकती है, कि कोई नई बात नहीं जोड़ी पावेल साहब ने, तो उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने ये मान लिया और मार्केट चूंकि लगातार कमज़ोर था तो एक टेक्निकल बाउंस आया है। लेकिन मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक टेक्निकल बाउंस है सिर्फ ये। तो उसके इंटरप्रिटेशन के आधार पर लोगों को लगता है कि शायद सितंबर में एक हो जाए। मैं अगेन कह रहा हूं कि मार्केट किसी भी बुरी खबर के लिए रेडी नहीं है। पिछले हफ्ते केवल माहौल बना था कि क्या होने वाला है जैक्सन होल में, उसका नतीजा था कि पूरे हफ्ते मार्केट गिरा था। अब उसका इंटरप्रिटेशन करके या टेक्निकली कुछ थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो उसकी वजह से मार्केट गिरा। क्रूड की तरफ से थोड़ी रियायत मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली, क्योंकि अगेन क्रूड 85 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन इस हफ्ते बहुत सारे नंबर्स आने हैं जिस पे मार्केट का रिएक्शन होगा। एक तो वो बहुत बड़ा इनके यहाँ एक मंथली जोल्ट नंबर आता है, जॉब ओपनिंग कितनी है सिस्टम में, प्लस वीकली नंबर भी आएगा, Q2 जीडीपी का इनका सेकेंड एस्टिमेट आएगा, हमारा जीडीपी का नंबर आएगा, और दुनिया के कम से कम आधा दर्जन देशों के इन्फ्लेशन नंबर और जीडीपी के नंबर आने इंपॉर्टेंट, यूरोप की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के। तो ये जो पूरी तस्वीर बनेगी शायद ये मार्केट को ऊपर नीचे करती रहेगी। लेकिन अब सितंबर की जो बैठक होनी है फेड की, उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ फेड की तरफ से कोई रियायत नहीं है, इसलिए कोई कंफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। गोल्डमैन सैक्स ने पता नहीं क्यों लिख दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो भाई साहब केवल पॉवेल साहब हॉकिश ही साउंड करें, अभी भी चिंतित है इन्फ्लेशन को लेकर, अभी भी बार बार 2% के टारगेट की बात लगातार करते गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक फ्राइडे को प्ले आउट होता हुआ नजर आया। यूएस का बाजार अभी भी फ्रेजाइल नजर आता है, दिक्कत भरा है, कोई भी बुरी खबर डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाएगी इसके लिए, ये है हालात। तो ग्लोबल संकेत कैसे रखूं फिर? न्यूट्रल रख लो, कॉशियसली पेसिमिस्टिक। ये सही है ऑर्डर। ठीक है, ग्लोबल संकेत थोड़े से न्यूट्रल टाइप्स रखेंगे, थोड़े से दिक्कत, हल्की अंडर करंट दिक्कतों वाला। अच्छा, दूसरी दिक्कत थी वो वीकेंड की सारे अखबारों की हेडलाइन, नहीं तो प्रोमिनेंट न्यूज पे एक था मॉनसून की चाल। वो असल में मेट डिपार्टमेंट का एक रिलीज आया था, मेट डिपार्टमेंट स्टैंडर्डाइज पर्सिपिटेशन इंडेक्स डेटा, और बहुत ही खराब हालत थी, पर मेरे को लगता है वो धुल गया। 2 दिन से मुंबई में गजब की बारिश वापस लौट हाँ, मुंबई में तो हुई है। तो वो उतना बड़ा कंसर्न रह नहीं गया, लेकिन अदरवाइज अकस बहुत चैलेंजिंग था। वो डेटा कह रहा था 47% इस देश का माइल्डली ड्राई है, और उसके बाद वेरिंग डिग्री ऑफ ड्राइनेस मेंशन थी इस रिपोर्ट में। तो वो एक दिक्कत थी, सर दर्द था। दूसरी दिक्कत याद रखिएगा, रुपए को डिफेंड करते करते आरबीआई ने काफी फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल कर डाला है। $600 बिलियन के अब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे स्लिप कर गए। तो ये रुपए को डिफेंड करने की कोशिश चल रही है और उसके चलते थोड़ी बहुत फॉरेक्स रिजर्व्स खर्च हो रहे हैं। खैर, वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अब ऐसे थोड़े से फ्रेजाइल पिच पे कैसे विकेट पे क्या करना है। वीरू, पिछले हफ्ते लग रहा था संभल रहे हैं, निफ्टी बैंक सबसे वीकेस्ट पॉकेट लिंक था, वीक ऑन वीक फिर भी बेहतर स्थिति डिलीवर करके गया। निफ्टी हफ्ता भर ठीक लग रहा था, जाते जाते हाँ चौपी ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, और कह लीजिए उसी तरह से थोड़ा सा चौपी वीक था। क्या करूं अब? डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये वीकनेस को प्ले करना है या कोई रिवर्सल पे बेट लेना है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है आशीष, जिसमें आपने शुक्रवार को भी ट्रेड किया और आज भी ट्रेड करेंगे, अगले 3 दिन भी ट्रेड करेंगे। अमूमन इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेड के दिन या फिर उससे पहले जो डायरेक्शन होती है उसको एक रिलीफ मिलता है। इस हफ्ते एक रिवर्सल होता है अमूमन, लेकिन उसके लिए हमें एक शॉर्ट कवरिंग के शानदार सेशन की ज़रूरत है। उसके लिए हमें एटलीस्ट अपने फॉलिंग 20 डेमा को ब्रीच करने की ज़रूरत है, जो सूरत हाल अभी तक तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा है आशीष। और फॉलिंग 20 डेमा के नीचे और जिस तरीके से कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं उनके नीचे तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। खैर, आज एक इवेंट है, एजीएम रिलायंस की। आशीष, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं भी खुद एक इंडेक्स ट्रेडर होता तो मैं कोई भी एक बहुत सस्टेनेबल डायरेक्शनल कॉल जो है वो इस इवेंट के बाद ही लेता। तो मेरा अभी भी मैंडेट ये है कि कोई भी डायरेक्शनल कॉल इंडेक्स पर इस इवेंट के बाद लीजिएगा। रही बात डे ट्रेड की, वो क्या हो सकता है एज पर द ऑप्शन स्टैट्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आते हैं एफआईएस के स्टैट्स पे। सेलिंग काफ़ी ज़ोरदार थी, 4600 करोड़ रुपए की, 14 करोड़ की अगर आप देखें बाइंग थी डीआईएस की। 1264 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स सेल किया आशीष। और याद रखिएगा, मंथली कॉन्ट्रैक्ट के कमेंसमेंट के दिन 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए,
इंडेक्स ऑप्शंस के स्टैट्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं जिस प्रकार की 1621 करोड़ की सेलिंग है और जिस तरीके से कॉल पुट शॉर्ट हुई हैं कि बाजार एक रेंज को रिस्पेक्ट करेगा और स्टॉक फ्यूचर्स में 436 करोड़ रुपए की सेलिंग है। एफआईएस के इंडेक्स के नेट शॉर्ट लगभग 39,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन ये पूरे अगस्त के पीरियड में 40,000 कॉन्ट्रैक्ट, जब आप इस डायग्राम को देखेंगे ना, डायरेक्टर साहब पहले डायग्राम लेके आइएगा, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट को इसने ओवरटेक नहीं किया। 39, 40, 41, 42, 40, 41, 39, 42 इस रेंज में रहे हैं एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये इससे ज्यादा कैपिटलाइज नहीं किए इस सीरीज में, तो इसलिए कह रहा हूं ये अगले 3 दिन, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी अप्रोच क्या है, ये देखिए आशीष, ये है वो डायग्राम, ज्यादा कैपिटलाइज नहीं किया इन्होंने शॉर्ट साइड पे, मात्र 40,000 कॉन्ट्रैक्ट। आज के लिए सबसे बड़े कॉल आइटर्स 3 परसिस्ट करते हैं, 19,300, 19,400, 19,500 पे। इन 3 जोन्स पे सबसे बड़े कॉल आइटर्स हैं और जिन्होंने आशीष एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया है इस इवेंट से पहले और इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के हफ्ते में। 1-1 करोड़ कॉल खड़ी है यहां पर और 19,500 पे 1.25 करोड़। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स के कन्विक्शन उनके ऑलमोस्ट आधे हैं आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए आपकी स्क्रीन पर लेवल्स आएंगे। पहले डायरेक्टर साहब लेके आइएगा बेस जो है आशीष, उसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। याद रखिएगा एक लेवल हमने शुक्रवार को भी बात की थी, 19,221 एग्जैक्टली लो उसी की ट्रैजेक्टरी थी। आज लेवल है 19,201। ये लेवल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मंथ की ये पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है, इसके बाद कोई भी पुट ओआई होल्ड करती है तो वो है 19,000 की। सो एनी शॉर्ट जो भी हम ऊपर की तरफ लेंगे, अगर उसको कवर करना है, ट्रेड को चेक करना है, इस पॉइंट पे करना है। यहां पे कवर कीजिए, चेक करिए ट्रेड को, लेकिन अगर ये कोलैप्स होता है आशीष तो 19,154, 116 भी आएगा। क्यों? क्योंकि 19,201 जून की एक सबसे स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल का हाई भी है। तो ऐसे अप्रोच करिए शॉर्ट को। देखिए मैं अभी शॉर्ट की राय दूंगा। सेल ऑन राइज रेजिस्टेंस क्या है, 2 पॉइंट होंगे सेल करने के आशीष, और वो है 19,321, 366 की ट्रैजेक्टरी और दूसरी ट्रैजेक्टरी है 19,400, 440। 440 इज फॉलिंग 20 डे में। कॉन्फिडेंस अगर आना है बाजार में, पुल बैक आना है, तो या तो हम 19,201 से देंगे या फिर अबाउट 19,440 दैट्स फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। टिल द टाइम शॉर्ट ऑन राइज, ये 2 क्लस्टर्स हैं जहां पे आपको शॉर्ट्स ओपन करने हैं। निफ्टी बैंक के लिए सबसे बड़ा रिस्क है एचडीएफसी बैंक, क्लोज बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सबसे बड़ी कंसर्न, अगर बाकी स्टॉक फ्यूचर स्टेबल हो भी रहे हैं तो इसका कोलैप्स आपके अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आशीष। क्लोज आया है 44,231 पे, एचडीएफसी बैंक कोलैप्स होता हुआ। अगर आप ऑप्शंस के सेट्स को देखें और पिरामिड्स को देखें तो क्लियरली ये नजर आ रहा है आशीष कि इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 44,000 पे पुट राइटर्स स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, लेकिन 44,500 पे, 46,000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा रेंज बाउंड मानता हूं। बेस लेके आइएगा, हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बैंक निफ्टी पे बेस 1 को कोशिश करेंगे कि बाय करें। 44,040 और 43,873 दैट्स फर्स्ट बेस, दैट्स राइजिंग 100 डे। इस बेस को बाय करेंगे और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आशीष RS1 44,421 और 530 पे निकलने की कोशिश करेंगे। ये रेंज आपके लिए बाय ऑन डिप्स की है, सेल ऑन राइज की है। बड़ा मूव बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब आप 44,530 के ऊपर क्लोज हो जाएंगे, सस्टेन करेंगे, या फिर शॉर्ट का बड़ा सीन तब बनेगा जब आप 873 यानी 100 डे मार्क के नीचे एक डिसाइसिव क्लोज दे देंगे आशीष। ओके, ये है कहानी भैया, निफ्टी बैंक का अप्रोच। आज का बड़ा इवेंट है भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम 2 बजे शुरू होगी। 2 से 2:30, 2 से 3 नहीं 2 से 3:30। हाँ इंपॉर्टेंट है। चलिए, सीएनबीसी आवाज पे तो खैर एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल रेडी रहेगा, बढ़िया तरीके से उस एजीएम को पहले तो लाइव कवरेज और उसे डिकोड करके देंगे आपको। एजीएम रिलायंस के अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने, अब वो जान लेते हैं हर्षदा से। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। रिलायंस की एजीएम में ऑफ कोर्स जियो फाइनेंशियल का रोड मैप, रिलायंस रिटेल को लेकर आगे की क्या प्लान्स है उस पर ध्यान रहेगा, जियो प्लेटफॉर्म को लेकर क्या प्लान है, और ऑफ कोर्स कोर बिजनेस जो
O2C का है, उसको लेकर कुछ हाइलाइट्स निकल कर आएंगी। तो ये सभी अलग अलग एंटिटीज रेडार पर रहेंगी। जियो फाइनेंशियल्स वैसे भी आज रेडार पर रहेगा अदर देन AGM, क्योंकि यहां पर आपको याद होगा फाइनली जो ये लोअर सर्किट से हटकर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था फ्राइडे के सत्र में, यहां पर बड़ा ब्लॉक हुआ है जहां पर मोतीलाल ओसवाल ने करीब 3.72 करोड़ शेयर दरअसल खरीदते हुए नजर आए हैं और उस लिहाज से भी वो स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा अदानी ग्रुप के लिए एक डेवलपमेंट है। अदानी वाले केस में जहां पर सेबी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दरअसल सौंप दी है। इस स्टेटस रिपोर्ट में कंपनी बेसिकली कह रही है कि 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। 2 मामलों में विदेशी एजेंसियों से जवाब का इंतजार है। जब वो आएगा उसके सामने फिर सेबी अपनी फाइनल रिपोर्ट भी सौंपता हुआ दिखाई देगा। आज चावल कंपनियां रेडार पर रखिएगा और यहां पर लिस्ट लंबी ऑफ कोर्स है। LT फूड्स जैसे प्लेयर्स है, KRBL जैसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि यहां पर जो डेवलपमेंट निकल कर आ रही है कि सरकार ने दरअसल बासमती एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। यहां पर कैविएट ये है कि $1200 प्रति टन के ऊपर का जो बासमती चावल है उसे एक्सपोर्ट करने की इजाजत है। उस अमाउंट के नीचे के बासमती एक्सपोर्ट पर दरअसल सरकार टेम्परेरीली दरअसल बैन लगा रही है या फिर रोक लगा रही है। याद रखिएगा, इससे ठीक एक दिन पहले सरकार ने पार बॉइल्ड राइस के एक्सपोर्ट पर भी 20% की ड्यूटी लगाने की जानकारी दी थी। तो ये सभी चावल कंपनियां दरअसल आज फोकस में रहने वाली हैं। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा को लेकर एक डेवलपमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। ग्लैंड फार्मा के केस में दरअसल US FDA ने एक प्री मार्केट इंस्पेक्शन किया था इनकी फैसिलिटी पर जो हैदराबाद के पास है। ये 23 अगस्त से करीब 26 अगस्त के बीच में इंस्पेक्शन हुआ है। वहां पर 2 ऑब्जर्वेशंस फॉर्म 483 के तहत आते हुए दिखाई दिए हैं। डेटा इंटीग्रिटी के कोई इश्यूज नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी को अब ऑफ कोर्स एक्शन लेना पड़ेगा जो भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनको ठीक करने के लिए। BL ने भी अपडेट दिया है कि दरअसल जुलाई और अगस्त के बीच कंपनी के हाथ डिफेंस और नॉन डिफेंस से 3,290 करोड़ के दरअसल ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए हैं। टिल डेट कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है FY24 में वो करीब 11,380 करोड़ के नए ऑर्डर्स इन्होंने इस वित्त वर्ष में दरअसल अब तक जीते हैं। लिंडे इंडिया की तरफ से भी एक अपडेट आता हुआ, 1000 टन प्रति दिन का क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट दरअसल इनको सेल के लिए सेटअप करना होगा। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सेल ने इनको दिया है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। भेल भी फोकस में, और हम सब जानते हैं कि NHPC जो दिबंग वैली प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो अलग अलग PSUs में भी काम बांट रहा है। तो भेल के हाथ दरअसल 2242 करोड़ का ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दिया है इसी प्रोजेक्ट के तहत, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रहेगा। NTPC से आया भेल के पास, तो ये तो NHPC से। ये वैसे भी वहां नहीं जाने वाला वीरू के उधर उत्तराखंड, ये तो भोपाल वाला है वीरू? उत्तराखंड तो नहीं जाएगा ये ऑर्डर? नहीं, अपने हाल वैसे ही दुरुस्त है। हरिद्वार के हाल दुरुस्त है। ऑर्डर काफी अच्छा है रेलवे से और डिफेंस से। आज का इवेंट्स कैलेंडर, रिलायंस AGM बात हो चुकी, 2 बजे है। अच्छा, रिलायंस से याद आया, आज दोपहर 12 बजे ऑनवर्ड्स रिलायंस का वो जो जियो भारत फोन है वो बिकना शुरू हो रहा है। अमेजॉन से शायद शुरू कर रहे हैं। 999 की प्राइसिंग और जियो सिनेमा, जियो सावन वगैरह इनबिल्ट जो फोन अनवेल किया गया था। इसी के साथ एक्सपेक्टेशन है कि इस बार के कई लोग छाप रहे हैं कि 5G वाला शायद आज अनवेल कर। खैर क्या क्या हो सकता है, 8:30 बजे इनको रिक्वेस्ट करिए, थ्रेडबेयर डिस्कस कर लेंगे AGM में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या टच अपॉन किया जा सकता है। तो 8:30 बजे वो डिटेल्ड कवरेज लेकर आ जाएंगे। रिजल्ट्स हैं आज प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर PGHH के, Q4 के और साथ में फाइनेंशियल ईयर के, क्योंकि जून एंडिंग कंपनी आज नंबर्स आएंगे। बनारी अमान शुगर 12.5 रुपए का एडजस्टमेंट होगा एक्स डिविडेंड। विष्णु प्रकाश और पुंगलिया आज IPO बंद होने जा रहा है, 3rd और फाइनल डे आज है। यूके में छुट्टी है, बैंक हॉलीडे। PM मोदी आज अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे जो रीसेंट रिक्रूट्स हैं गवर्नमेंट और बाकी सरकारी डिपार्टमेंट्स में, रोजगार मेला के अंतर्गत सुबह 10:15 बजे। अच्छा, 10 का कॉइन, 20 का कॉइन देखा आपने? अच्छा लगता है भी है? लाओ ना, सही है। दे दो, पैसे तो कभी मना नहीं करता हूं मैं। आज से 100 का कॉइन भी मिल जाएगा आपको। ये देखो, अच्छा लगता है मुझे। 100 का कॉइन आने वाला है, ध्यान रखना, ऐसा 20 दे के मत
नहीं, मेरे से आज- गलती में कई बार चला जाता 10 के चक्कर में हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है। कि साइज से 5 वाला समझ में आता है अलग से, मोटा सा है वो, बाकी कंफ्यूजन कर देते हैं थोड़े से। लेकिन राष्ट्रपति भवन में आज एनटीआर कोमोमरेटिव कॉइन 100 रुपए का अनवेल किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू की प्रिसाइड करेंगे उस सेरेमनी में। तो लेजेंडरी एक्टर और फॉर्मर जो सीएम थे आंध्र प्रदेश के, उनके एनटीआर, उनके लिए ये कोमोमरेटिव कॉइन। अच्छा, मंडे है, ये बताना जरूरी है। 1 बजे चाचा भतीजा और निफ्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइव होगा, तो आपकी सारी क्वेरीज चाचा जी सॉल्व करेंगे। कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी एक काम करा जाए, छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज कमोडिटी पैक में कहां का नजर रखनी है, क्या ट्रेड आइडियाज हैं, इस पर बातचीत। एक काम करो, कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे जाऊं उससे पहले तवर अप की सेकंड प्लेट दिखा दीजिएगा। कुछ ज्यादा ये जेरेमी पावेल साहब की स्पीच से इक्विटीज में तो टेक्निकल बाउंस बैक, अदरवाइज कुछ नीडल मूव, ना बॉन्ड यील्ड मिले ना डॉलर इंडेक्स कुछ हिला, कुछ नहीं। सब जस के तस है। सबको पता था थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, यस। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं। और कच्चा तेल उन्होंने मेंशन कर ही दिया था अपनी कमेंट्री में, वो $85 के आसपास, लेकिन कुछ ऐसा कोई मार्केट मूविंग कोई भी इंडिकेटर इनमें से नहीं है। तो ऐसे में दाव का लगाना है कमोडिटीज पे। कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा साहब ने एक स्ट्रैटेजी भेजी है अहमदाबाद से। कच्चा तेल सितंबर वायदा खरीदना है 64.50 का स्टॉप, और लाइकवाइज सितंबर वायदा नेचुरल गैस का भी वहां पे बाइंग इनिशिएट करी जा सकती है। 212 पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिएगा। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक पे जा रहा हूं, जाते जाते छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। 1/4 से 1/3 मजबूती के साथ हम इस एक्सपायरी वीक का आगाज करेंगे। नमस्कार।